हेलो फ्रेंड्स, लाइफ पेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर जो एनसीईआरटी की सीरीज चालू की गई है, उसका आज सेकंड लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि लास्ट क्लास में जो लेक्चर डिस्कस किया गया था, उसका पीडीएफ हमारा ही टेलीग्राम चैनल है लाइफ पेज के नाम से, उस पर अपलोड कर दिया गया है और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी भी उसमें अपलोड कर दी गई है। यदि आपके पास एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी नहीं है तो एटलीस्ट आप सॉफ्ट कॉपी में ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसे इंग्लिश में ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है और इससे संबंधित हम जो भी टर्मिनोलॉजी आज पढ़ने वाले हैं, उसका आगे आने वाले ज्योग्राफी के एक मेजर पोर्शन, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान आता है और दूसरा ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान। इनमें इस चैप्टर का जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की जाएगी उनका बहुत व्यापक रूप से उपयोग होगा। जब हम वहां पर जैसे जलवायु विज्ञान में जब हम बात करेंगे कि वायुदाब कटिबंध क्या होते हैं, ताप कटिबंध क्या होते हैं, तो और उनका क्षेत्र क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तारित होते हैं, तब हम इन अक्षांश और देशांतर का सहारा लेंगे। इसके अलावा ये जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, ये पृथ्वी पर किसी भी स्थान या स्थिति का हमें वर्णन करना हो तब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संदर्भ रेखाओं के रूप में। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोब। आप सभी जानते हैं ग्लोब क्या होता है, लेकिन जब हम उसे परिभाषित करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते कि एक्चुअल में ग्लोब है क्या। तो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता है। कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी का ही छोटे रूप में एक मॉडल है, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने आप में बहुत विशाल ग्रह है और उसे उसे यदि हमें समझना है तो हम एक ग्लोब के फॉर्म में एक मॉडल बनाते हैं और उसी प्रतिरूप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम ग्लोब की बातें कर रहे हैं तो ग्लोब से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि इसमें एक अक्ष होता है, फिर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखा, ये सब ग्लोब पर खींची गई हैं। तो अक्षांश और देशांतर जो हैं, ये वास्तविक रूप से ये ग्लोब पर खींची गई रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं मौजूद है, ना ना उसमें विषुवत रेखा खींची गई है पृथ्वी पर और ना खींची जा सकती। इसके अलावा ग्लोब जिस अक्ष के परितः घूर्णन करता है, पृथ्वी भी एक काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन करती है। लेकिन पृथ्वी में जो अक्ष है वो काल्पनिक है पूर्णतः, उसमें बीच से ऐसी कोई सुई नहीं गुजरती। जैसे कि इस ग्लोब को आप देख सकते हैं। एक सेकंड में अपना पेन एक्टिवेट कर लूं। ओके, ये जो ग्लोब यहाँ पर दिखा रहा है, इस ग्लोब में ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है ये तो पृथ्वी से गुजरता है वास्तविक रूप से, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है इससे ऐसा कोई अक्ष नहीं गुजरता। वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसी काल्पनिक अक्ष से ऐसे ही ग्लोब पर भी एक अक्ष बनाया गया है जो कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके परितः ये ग्लोब घूर्णन करता है। तो आइए अब हम क्रमशः इस पर बातें करते हैं।
तो ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो ऐसे करके आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी स्थान या स्थिति का वर्णन करना हो ग्लोब पर, तो हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी स्थान की दूरी बताते हैं, तो एक बिंदु को हम संदर्भ बिंदु के रूप में मापन करते हैं और उससे फिर किसी स्थान की दूरी मापी जाती है। वैसे ही जब पृथ्वी पर या ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का वर्णन करना हो, तब हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं बिंदुओं को हम आगे चल के इनका नाम देखेंगे कि वो बिंदु होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा बिंदु एक साउथ पोल होगा। ऐसे ही रेखाओं में हम अक्षांश रेखाओं की आगे चल के बात करेंगे और दूसरे नंबर की जो रेखा है देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, जिनके सहारे हम किसी स्थान की स्थिति का हम वर्णन कर पाएंगे। आगे चल के आप इनके महत्व को समझ पाएंगे कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी स्थान का वर्णन करने में कितनी महत्वपूर्ण है। अब ग्लोब से ही संबंधित एक और टर्म आ जाती है अक्ष। तो अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। ये हमने पृथ्वी के संदर्भ में अक्ष को डिफाइन किया है कि पृथ्वी पर तो ऐसी कोई अक्ष नहीं होती है, बल्कि वो तो एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। अच्छा, ये जो काल्पनिक रेखा है जिन दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है, उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की संज्ञा दी जाती है। सपोज दैट यहाँ पर ये छोटा सा फिगर हम बना लेते हैं, ये आप भी बनाने का प्रयास करें। ये हमारी पृथ्वी होगी और इसके बीचों बीच से ये अक्ष आप देख रहे हैं, ये गुजर रहा है। इसी के परितः पश्चिम से पूर्व दिशा में ये पृथ्वी घूर्णन करती है। इसका जो उत्तरी बिंदु है, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। इसे मैंने शॉर्ट में एनपी लिख दी है, नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव। और ये जो दक्षिणी बिंदु है, इसे साउथ पोल या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसे तो आप अक्ष, ये जो अक्ष है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है और इसी के परितः हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है और एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो यहां तक आप अक्ष को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं विषुवत व्रत की। तो विषुवत व्रत क्या होता है, या इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो यदि आपसे कहे कि कोई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कि एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा है, विषुवत व्रत एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और इसका एक भाग जो उत्तरी भाग है, उसे हम उत्तरी गोलार्ध का नाम दे देते हैं और जो इसका दक्षिणी भाग है, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध का नाम दे देते हैं। इसे इंग्लिश में उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। फिर से आप एक फिगर बना सकते हैं ऐसा। इसमें बीचों बीच से ये जो क्षैतिज काल्पनिक रेखा गुजर रही है, जिसे हमने 0 डिग्री अक्षांश का नाम दिया है, ये विषुवत व्रत का प्रतिनिधित्व या इक्वेटर का प्रतिनिधित्व करती है ये। और इसके ऊपर वाला जो भाग है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा जो है सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ रेखा होती है। आगे चल के आप देखेंगे कि जितने भी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में हैं, उनका मापन इसी इक्वेटर के सहारे किया जाता है। इक्वेटर से ही आगे चल के आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर पाई जाती हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि यहाँ से
इस अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश से यहाँ नॉर्थ पोल तक, ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा। तो यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी भाग में होती हैं और 90 ही अक्षांश रेखाएं दक्षिणी भाग में होती हैं। तो अगला टॉपिक अपना वही होने वाला है, अक्षांश। यहाँ हम अक्षांश को डिफाइन करेंगे। एक बार आप इन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं तो फिर आगे आने वाले चैप्टरों की आपकी बहुत सी समस्या हल हो जाएगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत व्यापक उपयोग है और इससे संबंधित टर्म बार बार उपयोग होती हैं ज्योग्राफी में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से ही समझ लें। अक्षांश, अक्षांश को हमने लैटिट्यूड भी बोला है इंग्लिश में। इसे परिभाषित कैसे करते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त अपने पीछे ही पढ़ के आया है, ये क्या था, 0 डिग्री अक्षांश था और 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक का कहने का मतलब है नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की ओर सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये वाला फिगर देखें, ये जो पहला वाला फिगर है, ये इसमें बीचों बीच से एक इक्वेटर जा रही है जिसे हमने 0 डिग्री कहा है यहाँ पर। अब ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये इसका हो गया साउथ पोल। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाने पर जितनी भी जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं इसमें, जो आप देख रहे हैं, आप ऐसे भी इसको हाईलाइट करके मैं दिखा सकता हूं। तो ये जो समानांतर लाइनें हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिण की ओर भी ऐसी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं को परिभाषित करने का एक तरीका और भी है कि भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो कोण बनाती हैं वो 1-1 डिग्री के अंतराल पर, यहाँ पर से जो इक्वेटर से मेजर करते हुए 1-1 डिग्री के अंतराल पर आप ऐसी 90 समानांतर लाइनें खींच सकते हैं जो पूरे वृत्त को सर्कल के फॉर्म में या वृत्त के फॉर्म में कवर करती हैं। तो अक्षांश जो होती हैं ये वृत्त होती हैं एक्चुअल में। मतलब आप एक गेंद को इमेजिन कर सकते हैं और उस गेंद के चारों ओर क्षैतिज रूप में ऐसे आप सर्कल उसमें बना सकते हैं। तो ऐसे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं? 90 उत्तरी भाग में और 90 दक्षिणी भाग में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर ये अक्षांश रेखा बिंदु स्वरूप हो जाती है। मतलब वो वृत्त के रूप में ना रह करके सिर्फ बिंदु फॉर्म में बचती है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो छोटा होता जाता है। आप यहाँ पर भी, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाभ आकृति है उसकी, तो गोलाभ आकृति होने के कारण जैसे जैसे हम उत्तरी भाग या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनका आकार, अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा होता जाता है, तो यह घटता जाता है। तो ये वाला फैक्ट तो आपको याद रखना है, ये यहाँ पर मैंने नोट करके भी लिख दिया है कि विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए अब कि अक्षांश रेखाओं का जो आकार है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता जाता है। यदि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होगा, तो बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप ध्रुवों से
विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि इन अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे रटना नहीं है, समझते हुए पढ़ना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। यदि उसने विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर पूछा है तब तो वो घटती जाएंगी। यदि उन्होंने उल्टा करके पूछ लेता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा तक अक्षांश रेखाओं का आकार किस रूप में परिवर्तित होगा तो वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप एक चीज और भी नोट कर रहे होंगे। मैंने कहा कि अक्षांश रेखाएं जो हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। तो इनके जो बीच की जो दूरी है हमेशा ही कैसी होगी, समान होगी। आप देख रहे हैं कि, और तभी तो हम इनको क्या कह रहे हैं कि ये समानांतर खींची जा रही हैं। तो समानांतर लाइनें क्या होती हैं कि वो एक दूसरे को, आपने गणित में भी पढ़ा होगा कि समानांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि आप खींचे, मान के चलो ये एक लाइन हो जाए समानांतर लाइन और दूसरी लाइन हो जाए ये, तो इससे नाम ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं। तो ये जो समानांतर लाइन है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो और इनके बीच का जो क्षेत्र है हमेशा ही वो कैसा रहेगा, समान बना रहेगा। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा ही समान बना रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैंने बनाया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ही कैसी होगी, समान होगी। अब आप ये वाले फिगर को देखें। अभी हमने कहा कि इसका जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे आप विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर नाम दे देते हैं। और जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु होगा इसे आपने नॉर्थ पोल कह दिया, और जो इसका दक्षिणी बिंदु हो गया इसे आपने साउथ पोल कह दिया। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी एक अक्षांश होते हैं, लेकिन वो बिंदु स्वरूप होते हैं, उसमें रेखाएं नहीं होती। अच्छा, विषुवत वृत्त से जो नॉर्थ पोल तक के जो अक्षांश होंगे वो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उन्हें उत्तरी अक्षांश का नाम दिया जाता है। और जो दक्षिणी भाग में या दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश है उन्हें दक्षिणी अक्षांश का नाम देते हैं। और दक्षिणी अक्षांश को द अक्षर से भी लिख सकते हैं आप, और उत्तरी अक्षांश को ऐसे वो बना के ऐसा बिंदु लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ आप एन लिख सकते हैं और दक्षिण के लिए आप साउथ शब्द का एस बना सकते हैं। तो जब भी आपने बुक पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि सीधे लिखा रहता है जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ कहने का क्या मतलब है कि ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में होगा। यदि यहाँ पर 20 डिग्री साउथ कर दिया जाए तब फिर वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ कहने से कितना अंतर हो जाता है। यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ पर 20 डिग्री है और यहाँ पर 20 डिग्री साउथ होगा। ये 20 डिग्री नॉर्थ मान लो इसको, और यहाँ पर आप 20 डिग्री साउथ मान लो। तो आप पाएंगे कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 40 डिग्री अक्षांश का अंतर आ जाएगा। 40 डिग्री अक्षांश का अंतर आ जाएगा दोनों के बीच में। तो नॉर्थ और साउथ में यदि आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। अब आप समझते हैं जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो अपने पर्टिकुलर नाम से जानी जाती हैं। इन्हें आपको याद रखना है। जैसे 23.5 डिग्री जो अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि उत्तरी ध्रुव व्रत या फिर आर्कटिक व्रत या फिर आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। और जो 90 डिग्री नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल क्या है एक्चुअल में, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, और साउथ पोल एक्चुअल में क्या है, 90 डिग्री साउथ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो साउथ है इसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत या इसे अंटार्कटिक सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपकी सारी अक्षांश से संबंधित जानकारी कंप्लीट हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है
वो 111 किलोमीटर होती है। तो इसे आप नोट कर लें, कोई छोटे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो 111 किलोमीटर। तो आप अक्षांश से संबंधित अक्षांश को परिभाषित कर लिए। आप पुनः अक्षांश को, महत्वपूर्ण अक्षांशों के ये नाम देख लिए: विषुवत व्रत, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत, और दक्षिण में होता है 66.5 डिग्री जो साउथ है, दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इनको तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में आगे संदर्भ के रूप में यूज होते हैं। अब आगे आप बात करते हैं ताप कटिबंधों की। ये भी अक्षांश से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ताप कटिबंध क्या होते हैं कि उस क्षेत्र का या उस कटिबंध, कटिबंध कहने का मतलब है कि उस क्षेत्र की बात की रही है, उस जोन की बात की जा रही है। तो पृथ्वी पर हर जगह का आप जानते हैं कि तापमान समान नहीं होता है। तो उनके तापमान के आधार पर उन क्षेत्रों का एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जो एक निश्चित अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम आगे। तो ये जो ताप कटिबंध है, इनकी 3 कैटेगरी है। एक है पहला उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण, और तीसरा है शीत कटिबंध। इसे इंग्लिश में उष्ण कटिबंध को टॉरिड जोन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहते हैं, और शीत कटिबंध को कोल्ड जोन कहते हैं। तो शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध, इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं? तो वो भी इनकी विशेषताओं के कारण ही इनको ये नाम दिया गया है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो इसे उष्ण कटिबंध क्यों कहा गया है? कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य पृथ्वी में एक बार दोपहर को सिर के ठीक ऊपर रहता है। तो ये जो कर्क रेखा है, अभी आपने पीछे पढ़ के आए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री साउथ है। ये जो दो अक्षांश है इसे आप मकर रेखा कहते हैं और इसे आप कर्क रेखा नाम देते हैं। तो इनके बीच का जो एरिया है, इनके बीच में पाया जाने वाला जो एरिया है, इसे ही उष्ण कटिबंध कह देते हैं। इसे ही क्या कह देते हैं? उष्ण कटिबंध। और यहाँ चूंकि तापमान वर्ष में एक बार सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, कहने का मतलब है कि सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ता है, साल में एक बार लंबवत जरूर पड़ता है। तो इन क्षेत्रों का जो तापमान है वो अत्यधिक होता है और यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिकांश समय में लंबवत पड़ती हैं। अधिकांश समय में हमें सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ का तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है और इसी वजह से इसे उष्ण कटिबंध का नाम दिया जाता है। अब आप दूसरे नंबर पर बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की, इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। तो टेम्परेट जोन नॉर्दर्न भाग का और सदर्न भाग का, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे मैंने NH शॉर्ट में लिख दिया है, और सदर्न हेमिस्फीयर को मतलब दक्षिणी गोलार्ध को SH लिख दिया है। तो आप समझ सकते हैं, इसके पहले भी चर्चा की गई है। तो शीतोष्ण कटिबंध, आप यहाँ पर इस फिगर को ध्यान में देखें, यहाँ से ये जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है और ये जो 66.5 डिग्री जिसे मैंने अभी आगे उत्तरी ध्रुव व्रत कहा था, तो इनके बीच का जो एरिया है ये वाला, ये जो रेड से थोड़ा सा डिनोट किया गया है, इसे ही हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध। और ये उत्तरी भाग में हो गया, और ऐसे ही ये जो एरिया है 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक, दक्षिणी अक्षांश तक, यहाँ पर भी ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध। और लास्ट बचता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध भी ऐसे उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के, यहाँ से लेकर के उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा शीत कटिबंध आपका पूरा, शीत कटिबंध। और ऐसे ही दक्षिण भाग में भी 66.5 डिग्री दक्षिण से साउथ पोल तक का जो एरिया है ये वाला,
ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। जो शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ का जो तापमान है ये मध्यम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत ना पड़ करके तिरछी पड़ती हैं। ये वाले एरिया में, ये जो शीत कटिबंध का एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत कभी नहीं पहुंच पाती, बल्कि वो तिरछी पहुंचती हैं। इसी वजह से जब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो तिरछी क्यों पहुंचती हैं, तब आपको आगे के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझें कि ये जो शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं, इसी वजह से यहाँ तापमान मध्यम होता है टेम्परेट जोन में। अब हम कोल्ड जोन की बात करें तो ये कहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ या नॉर्थ पोल तक की जो एरिया है, उसे हम शीत कटिबंध नाम दे देते हैं। और इसका तापमान बहुत कम होता है, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ हमेशा ही एकदम नॉर्थ पोल में तो बर्फ जमी होती है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी साउथ पोल में बर्फ जमी होती है। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही अत्यधिक कम होता है, क्योंकि सूर्य जो है क्षितिज से ऊपर ही नहीं आ पाता, तो जिस वजह से यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। तो आप ताप कटिबंधों के बारे में इसी फिगर से सारी चीजें समझ सकते हैं कटिबंधों के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक दो बार आप रिवीजन करें और एनसीईआरटी को भी साथ साथ में पढ़ें अपने स्तर पर। इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होगी और ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अक्षांशों के बारे में सारी चीज़ें अब कवर हो गई हैं। अब हम देशांतर की बात करेंगे। ओके, तो अब अभी हमने क्या पढ़ चुका है? ग्लोब के बारे में देख चुका है। ग्लोब में हमने अक्ष की चर्चा कर चुके हैं, विषुवत वृत्त की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने अक्षांश और महत्वपूर्ण अक्षांशों की चर्चा कर चुका है, और फिर उसके बाद हमने ताप कटिबंधों की भी चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो देशांतर क्या होते हैं? तो अभी जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा पृथ्वी बना लेते हैं। ये इसका हो गया नॉर्थ पोल, ये उसका हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाकर जो खींची जाने वाली जो अक्ष लंबवत रेखाएं हैं, इन्हें ही देशांतर कहा जाता है। कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो संदर्भ रेखा है, इसे देशांतरी यामोत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, या फिर सिर्फ हम देशांतर भी इसे कह देते हैं, देशांतर रेखाएं भी कह देते हैं। तो वे सभी संदर्भ रेखाएं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ऐसे करके आप ये वाले फिगर को ध्यान से देख सकते हैं। ये जो फिगर है, इसमें ये हो गया इसका साउथ पोल, ये है इसका नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली ये जो संदर्भ रेखाएं हैं, इन्हें ही हम सबको क्या कह देते हैं? देशांतर रेखाएं कह देते हैं। देशांतर रेखाएं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अंशों में मापी जाती है, और अंश को फिर आप किसमें तोड़ देते हैं? मिनट में, और मिनट को सेकंड में विभाजित कर देते हैं। तो अक्षांश हो या देशांतर हो, इनका जो मापन है वो डिग्री या अंश में ही किया जाता है। देशांतर जो होते हैं, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, जबकि अक्षांश क्या थे? ये पूर्ण वृत्त होते हैं। क्योंकि अक्षांश पूरा एक सर्कल होता है ऐसे, ये अक्षांश होता है, लेकिन देशांतर जो होते हैं अर्धवृत्त होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने के लिए पूरा एक वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, नॉर्थ पोल ये वाला है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने के लिए आपको एक कंप्लीट सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है।
हाफ सर्कल से ही काम चल जाता है। तो हाफ सर्कल, तो देशांतर रेखा क्या होती हैं? हाफ सर्कल होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। और सभी की सभी जो देशांतर रेखाएं हैं, इनकी लंबाई कैसी होती है? समान होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि देशांतर रेखाओं के जो बीच की जो दूरी है ना, वो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। ये आप याद रखना कि यहाँ पर भी आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर से यदि आप विषुवत वृत्त को कंसीडर कर लेते हैं, विषुवत वृत्त इसके बीचों बीच से गया होगा 0 डिग्री। इस विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की जो दूरी है, वो क्रम से क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है क्रमशः। और जैसे ही आप ध्रुवों पर पहुंचते हैं, तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं आपस में मिल जाती हैं, तो इनके बीच की दूरी घट करके शून्य हो जाती है। और ध्रुवों पर ये जाकर के कैसी हो जाती हैं? शून्य हो जाती हैं। सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं यहाँ पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ये कहाँ पर की बात हो रही है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सारी देशांतर रेखाएं जो हैं आपस में मिल जाती हैं और इनके बीच की दूरी घट करके कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। अच्छा, आपने अभी एक फैक्ट और यहाँ पर देखा है, ये वाला जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, कि इनकी लंबाई कैसी होती है? समान होती है। तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होने के कारण अब प्रश्न उठता है कि किसे प्रधान या प्राइम मेरिडियन माना जाए या प्रधान देशांतर रेखा माना जाए। तो सभी देशों ने सहमति व्यक्त की कि ग्रीनविच, यहां पर आप लिख देते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। इस ग्रीनविच से गुजरने वाली जो देशांतर है, उसे प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर रेखा मान ली जाए। तो सभी देशों की सहमति से ग्रीनविच, यहां पर लिखें तो चाहे कोष्ठक में लिख दें, ये कहां पर है? लंदन में है। लंदन में ग्रीनविच जो जगह है वो लंदन में है, जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। यहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, उसे प्रमुख यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया गया। और ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री देशांतर होता है। तो हमने ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे हमने क्या मान लिया है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब मुख्य देशांतर रेखा, इसको मान लिया गया है, प्रमुख यामोत्तर रेखा। जब आप ऐसे, पूरी पृथ्वी गोल है, पूरी पृथ्वी गोल है, तो इसमें ऐसी कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? 360 देशांतर रेखाएं आप प्रत्येक डिग्री पर खींच सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक क्या है? एक वृत्त के समान है। तो एक वृत्त में आप कितनी डिग्री तक अक्षांश रेखाएं, एक एक डिग्री के अंतराल में कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकती हैं? 360, क्योंकि एक वृत्त में कितने का एंगल बनेगा कंप्लीट? 360 डिग्री बनता है। और प्रत्येक अक्षांश पर जब एक एक अक्षांश रेखा खींचेंगे, तो हम 360 अक्षांश रेखाएं, 360 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। अक्षांश रेखाएं, ये सॉरी सॉरी 360 देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसके जो 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है, इसे तो आप कह देते हैं प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतर रेखा। और इसके जस्ट अपोजिट में एक और देशांतर रेखा होगी 180 डिग्री पर, उसे 180 डिग्री यामोत्तर कहते हैं। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर आप इस फिगर में देखें, ये 0 डिग्री की लाइन है ये वाली, और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। इन दोनों को मिला के ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यहाँ से डिवाइड कर देती है। यहाँ ये जो मैंने डार्क रेड से कर रहा हूँ, इससे आप 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसके पीछे वाली जो लाइन होगी 180 डिग्री वाली, तो ये मिलकर के दोनों एक सर्कल का निर्माण कर देंगे।
तो इसके आगे वाला भाग यहाँ से लेकर के ये पूर्वी भाग कहलाएगा और इसके पीछे वाला जो भाग है ये पश्चिमी भाग कहलाएगा। इसे आप पूर्वी देशांतर कहते हैं, यहाँ पर जितनी भी लाइनें होंगी, और पश्चिम में खींची गई देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। और ये कितनी ऐसी पूरब में आप 180 डिग्री ईस्ट तक, मतलब 180 डिग्री, सॉरी एक इसको मिटा दो। ऐसी पूर्व में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं और ऐसे ही पश्चिम में भी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है, वो यहाँ पर आप लिख भी लें कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। क्योंकि टोटल लाइन तो कितनी खींच सकते हैं आप, एक वृत्त पर एक डिग्री के अंतराल पर 360 खींच सकते हैं। तो यहाँ से 0 से 1 2 3 ऐसे करके चलते जाएंगे पश्चिम में, तो ऐसी 180 लाइन खींच सकते हैं और पूरब में भी 180 लाइन खींच सकते हैं, और 180 और 180 पूर्वी और पश्चिमी को मिला के 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जो 360वीं अक्षांश रेखा होगी, देशांतर रेखा होगी, वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर देती हैं। इसीलिए टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 360। इन्हें एक ही रेखा पर ही माना जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देशांतर के बारे में सारी बातें हो गई हैं। अब सिर्फ हम देशांतर से समय के साथ संबंध को देखेंगे कि देशांतर का समय के साथ क्या संबंध है, और किसी देश का स्थानीय समय निकालना हो तब हम देशांतर का उपयोग कैसे करते हैं। प्रमुख यामोत्तर, जिसे हमने क्या कहा था, प्राइम मेरिडियन, ये क्या था, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री जो देशांतर है, जब सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है 0 डिग्री देशांतर पर, तो इस यामोत्तर के सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर। एक मिनट आप इस फिगर को देखें। ये जो ग्रीनविच है, इसे डैश के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो डैश वाली लाइन है, इसे मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये लंदन से होकर के गुजर रही है और फिर ये आगे ऐसे बढ़ती जाती है और अफ्रीका से भी होके गुजरेगी आगे। तो ये जो ग्रीनविच लाइन है, इसे आप 0 डिग्री देशांतर कह रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर। इसके पीछे की ओर जो इसके पीछे की ओर, इसके पश्चिमी भाग में जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, और इसके पूर्वी भाग में भी देशांतर रेखाएं खींची गई, तो इनका मापन किया जाएगा 0 डिग्री देशांतर से। फिर से हम ऊपर चलते हैं। चूंकि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्वी की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो आप जानते हैं। तो जो स्थान ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है, वहां का जो समय होगा वो ग्रीनविच से कैसा होगा, आगे होगा, और जो स्थान पश्चिम में होगा उसका जो समय होगा वो ग्रीनविच से पीछे होगा। आप इस बात को ऐसे समझ लें। यहाँ पर आप छोटा सा एक फिगर बना लें। आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। मान के चलो ये इसका अक्ष है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है,
इसे आपने 0 डिग्री मान लेते हैं, मान के चलो इसको हम 0 डिग्री नाम दे देते हैं। और 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से होकर के जा रहा है, ये जाता है ग्रीनविच से। ये जो देशांतर रेखा है, अब यहां से पश्चिम में इसके समानांतर जो देशांतर रेखाएं खींची गई होंगी वृत्त में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो देशांतर रेखाएं होंगी, और ऐसे ही पूर्वी भाग में भी देशांतर रेखाएं होंगी। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहले पूर्वी भाग में सूर्य का उदय होगा, फिर पश्चिमी भाग में। तो यहाँ का जो समय होगा, क्योंकि हम समय का मापन ये ग्रीनविच लाइन से, जो कि लंदन में स्थित है, यहां से मापन करते हैं। सपोज दैट यहां पर 12 बजा है, तो यहां पर जब इसके पूरब में जो भी मापन होगा, तो यहाँ का जो समय होगा वो ग्रीनविच से आगे होगा, और इसके पश्चिम में जो भी स्थान होंगे उनका जो समय होगा वो इस 12 बजे से कम आएगा। यहाँ का जो समय होगा वो कम आएगा। आगे हम देखेंगे। आगे देखो, इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म भी समझ लें कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, इसे मैं नीचे समझा देता हूँ 1 मिनट पहले। हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक एक घूर्णन कंप्लीट करती है। एक घूर्णन या एक चक्कर को कंप्लीट करती है कितना, तो वो कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। यदि आप इसको काटते हैं 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। फिर से काट दें आप इसको, तो एक आ जाएगा 1 घंटा, और इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 15 डिग्री। तो 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 15 डिग्री के। मतलब 15 डिग्री जो है, जब देशांतरों के बीच में 15 डिग्री का अंतर होगा, एक देशांतर मान के चलो ये 0 डिग्री, और इसके बाद जो 15वां देशांतर रेखा होगी, फिर इसके बाद 30 डिग्री देशांतर रेखा होगी। तो यहाँ यदि 12 बजा है, तो यहाँ पर कितना बजा होगा, 1 बजेगा। ये पीएम की बात हो जाएगी। और यहाँ पर कितना होगा, 2 पीएम होगा, क्योंकि एक एक घंटे का अंतर होगा। लेकिन जब हम पश्चिम में जाएंगे, ये तो हम पूर्व में जा रहे थे, यदि हम इसके पश्चिम में जाते हैं तो 1 घंटा कम होगा। तो यहाँ पर होगा 11 AM। तो ये जो ग्रीनविच लाइन है, ये वाली ग्रीनविच लाइन, यहाँ से पूर्व की ओर प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता जाएगा, और ऐसे ही पश्चिम में भी 1 घंटे का अंतर होता जाएगा। तो आई होप इसे आप 1-2 बार एनसीईआरटी से पढ़ें और इसे सॉल्व करके खुद देखें, तो आपको समझ में आएगा। और इसे आप सरल कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे को आप मिनट में तोड़ दें, तो 1 घंटे किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। और 60 मिनट किसके बराबर हो गया, 15 डिग्री के। फिर 15 से काट दीजिए आप, 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो 4 मिनट बराबर हो जाएगा किसके, 1 डिग्री के। यदि आपसे कोई कहे कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा 4 मिनट के बराबर। यदि कोई कहे कि 15 डिग्री कितने कितने समय के बराबर होगा, तो वो 1 घंटे के बराबर होगा। और 24 घंटा तो 360 डिग्री घूमी जाती है पृथ्वी। एक बार फिर से इन दोनों के रिलेशन को समझते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसे प्राइम मेरिडियन नाम दिया जाता है, जब यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा, मतलब उस समय वहां पर दोपहर होगी। क्योंकि सूर्य जब सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, मतलब वो वहां पर कैसा पड़ता होगा, लंबवत पड़ेगा। और लंबवत पड़ेगा तो सूर्य का सर्वाधिक तापमान प्राप्त होगा, तो इसी वजह से हमें दोपहर के समय में सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। तो यहाँ के बाद
अब हम दूसरी कैटेगरी में बात करते हैं कि चूंकि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्वी की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व में स्थित होंगे उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय जो है वो ग्रीनविच ग्रीनविच पर ग्रीनविच पर जो समय हो रहा होगा उससे कम होगा या पीछे होगा। तो कुछ स्थानीय समय माने जाते हैं कि हर देश का अपना एक अलग अलग समय होता है जिसे वो मानक समय मानते हैं, ताकि इस अंतर को समाप्त किया जा सके। जैसे मानक समय क्या होते हैं कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। द्वारका गुजरात में स्थित है और डिब्रूगढ़ जो है असम में स्थित है भारत के। तो यहाँ ये गुजरात की जो समय यहाँ पर सीमा होगी यहाँ पर, और यहाँ पर होगा, यहाँ असम है तो असम में भी डिब्रूगढ़ यहाँ कहीं होगा। तो इनके बीच में 1.5 घंटे का अंतर है। तो ये अंतर क्यों आता है? देशांतर रेखाओं के कारण। देशांतर रेखाओं की स्थिति के कारण जो विस्तार है हमारा हमारा विस्तार मतलब भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री पूर्व से लेकर के पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। तो इन दोनों के बीच में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो आप इसे घटाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 29 डिग्री का अंतर है, और 29 डिग्री को आप 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप डिग्री को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो इसका पूर्वी भारत का जो पूर्वी भाग है और भारत का जो पश्चिमी किनारा है, इनसे गुजरने वाले जो देशांतर हैं इनके बीच का जो अंतर है वो 29 डिग्री का है। 29 डिग्री को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री किसके बराबर था? 1 डिग्री बराबर था 4 मिनट के। तो 29 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 4×36, 4×2=8, 11। अब इतने मिनट आ गए, इस मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि अब इसे घंटे में बदलने के लिए, तो कितना आएगा? तो लगभग मतलब इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? घंटे में 1 घंटा, और 2 घंटे में कितने मिनट चाहिए था? 120 मिनट चाहिए था 2 घंटे के लिए। तो ये कितना है? 116 मिनट है। तो मतलब 1 घंटा और 46 मिनट, 46 नहीं 56 मिनट, या फिर हम इसे सीधे आवर से लिख सकते हैं क्योंकि हमने आवर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यदि आपसे कोई कहे कि भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बीच में कितने डिग्री का अंतर पाया जाता है, वो कितने समय का अंतर पाया जाता है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं। तो मानक समय क्या होता है कि अलग अलग यामोत्तर मतलब देशांतर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है। तो इसीलिए हर देश अपना एक मानक समय मान लेते हैं ताकि वहां पर समय के निर्धारण में कोई दिक्कत ना जाए। तो हमारा जो भारत का जो मानक समय है वो 82.82 डिग्री ईस्ट को मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि भारतीय मानक समय है, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। कैसे 5.5 घंटे आगे है? क्योंकि ग्रीनविच पर 0 डिग्री होगा, ये ग्रीनविच की लाइन मान लो, और यहां से लेकर के हम पूर्व की ओर 82.82 डिग्री बढ़ गए। 82.82 डिग्री, जब आप 82.82 डिग्री को कन्वर्ट करोगे किस में? मिनट में, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट करके देख लो। 82.82 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 82.82 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? 82.82 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना? तो इस डिग्री को अब हमको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो आप गुणा कर दीजिए, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 2 10, 4×8 = 32 और 1 33, एक बिंदु के बाद दशमलव। तो ये कितना आ गया? 330 डिग्री आ गया, डिग्री। तो 330 डिग्री जो है
इससे मिनट में बदल गया, डिग्री को तो हमने मिनट में बदल दिए है ना, तो ये 330 मिनट हो गया। और 330 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 घंटा 5 घंटे 30 मिनट। आप यहाँ 60 से डिवाइड करके देख लें, या 360 मिनट, 330 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटे आएगा। तो जब भारत जो है 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना मानक यामोत्तर या मानक समय मानता है, तो ये ग्रीनविच से कितने 5.5 घंटे क्या होगा, आगे होगा। यहाँ पर आपने एक बात सीखी है कि ग्रीनविच से जो भी समय मापा जाएगा पूर्व की ओर, तो उसे वो ग्रीनविच समय से आगे होगा। ग्रीनविच समय से आगे होगा तो मतलब उसमें कुछ आप ऐड करेंगे, और लेकिन जो ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित होंगे तो उन्हें आपको ग्रीनविच के समय से माइनस करना होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल को स्वयं करके देख सकते हैं। आई होप यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देशांतर, अक्षांश देशांतर और देशांतर और समय का जो संबंध है, समय के निर्धारण में किसी स्थान का, तो समय का निर्धारण करने के लिए जो भी समय का मापन किया जाता है वो ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही उसका मापन किया जाता है। कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि लंदन में स्थित है, वहां से ही अन्य देशांतरों का मापन किया जाता है। वो कितनी डिग्री आगे हैं, कितने डिग्री पीछे हैं उससे, मतलब पूरब में स्थित हैं या पश्चिम में स्थित हैं, उनके आधार पर हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। और फिर हम वहां से मिनट में कन्वर्ट जैसे ही करते हैं तो फिर हम उसका समय भी निकाल सकते हैं। तो आप अपने स्तर पर किसी भी स्थान के समय का निर्धारण कर सकते हैं उसके देशांतर के आधार पर। तो देशांतरों की ये उपयोगिता आप समझ गए होंगे। 1 मिनट में हमने आज क्या क्या पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोब की चर्चा किया था। तो ग्लोब क्या था? पृथ्वी का ही लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल है। फिर हमने ग्लोब में एक अक्ष की चर्चा किया था। अक्ष के बाद हमने विषुवत वृत्त की चर्चा किया था। फिर हम अक्षांशों की बात करें, अक्षांशों में भी हमने जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो अपने स्वयं के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद हम देशांतरों की चर्चा करें। देशांतर में भी 0 डिग्री जो देशांतर है, जो कि ग्रीनविच से होकर के गुजरता है लंदन के, उसे प्राइम मेरिडियन या प्रमुख देशांतर या प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है, और वहीं से ही अन्य देशांतरों का मापन किया जाता है। और पूरब और 0 डिग्री जो देशांतर है, उससे पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों का समय का भी निर्धारण किया जाता है। फिर हमने मानक समय की चर्चा की है। मानक समय, हर देश का अपना मानक समय होता है, और कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिनका विस्तार बहुत ज्यादा है, तो वहां पर एक से अधिक मानक समय मान लिए जाते हैं। जैसे कि अ, रसिया रसिया में सबसे ज्यादा मानक समय है। आई थिंक वहां पर 12 मानक समय है, तो आप एक बार उसको एनसीईआरटी से चेक कर लें। और भारत में भी एक और अभी तो एक मानक समय है भारत का, 82.5 डिग्री ईस्ट को भारतीय मानक समय माना जाता है। लेकिन अभी मांग की जा रही है कि पूर्व के लिए भी एक और मानक समय होना चाहिए। ये आप करंट न्यूज में देखते होंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।